Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. This is our second video of free crash course for IIT JAM 2022 chemistry examination, and in this video we are going to do GOC part 2. लास्ट वीडियो में हमने GOC पार्ट 1 देखा था और आज इस वीडियो में हम GOC पार्ट 2 कवर कर रहे होंगे. So this is all about me, which you can see on the screen. So let's get started. If you are new to our channel, then please subscribe our channel and press the bell icon for latest updates, and do share the channel with your friends. I am doing so much of efforts. It motivates me to bring awesome content for all of you. Okay. So free crash course for IIT JAM examination only on Chemistry with Karan. So in this video, we are going to discuss about aromaticity. That is, we will be discussing about Huckel's rule. We see aromaticity according to Huckel's rule, which says that if a molecule is cyclic, conjugated and planar हमें कब देखना है? Planar in the conjugated part. Planar in the conjugated part मतलब in the periphery. जो पार्ट कॉन्जुगेशन में है, मतलब अगर नीचे वाला पार्ट कॉन्जुगेशन में है और ऊपर वाला पार्ट नहीं है, तो हमें नीचे वाले पार्ट को कंसिडर करना है कि वो क्या सारे एटम उसके sp2 हैं. प्लेनर का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे एटम क्या sp2 हैं. थर्ड हमारा होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या आता है? जैसे नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, लोन पेयर भी आ जाएगा, ये सब चीजें हैं, और पाई बॉन्ड तो आएगा ही आएगा. ठीक है, 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इफ अ मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, जो कॉन्जुगेटेड पार्ट है, पेरिफेरी वाला पार्ट है, अगर वो कॉन्जुगेटेड है एंड हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड इज एरोमेटिक. ठीक है, अगर उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक. क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक. एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक इज लीस्ट स्टेबल, दैट इज मोस्ट अनस्टेबल. ओके, और अगर हमारा या तो साइक्लिक नहीं है, या तो कॉन्जुगेटेड नहीं है, या तो सारे के सारे प्लेनर नहीं है, मतलब फर्स्ट 2 कंडीशंस में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम कंपाउंड को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक. ओके, क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक. सो एक कंपाउंड होता है एन्युलिन्स. एन्युलिन्स का मतलब होता है कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, सो 10 एन्युलिन्स क्या होता है? 10 मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन. सो 10 एन्युलिन, मैंने स्ट्रक्चर नीचे बना रखा है. ठीक है, इज नॉट एरोमेटिक, मतलब ये नहीं है, इज नॉट एरोमेटिक. क्यों नहीं है एरोमेटिक? ड्यू टू नॉन प्लेनर. क्यों? क्योंकि वो प्लेनैरिटी लूज कर चुका है. ऊपर वाली कंडीशंस में से सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. और क्यों वो नॉन प्लेनर है? क्योंकि उसके हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन होता है, हाइड्रोजन्स के बीच का रिपल्शन होता है. एंड सेकंड रीजन, 5 डबल बॉन्ड्स सिस में लगे हैं, तो एंगल 144 हो जाता है, और हमें चाहिए कितना? 120. ठीक है, अच्छा, अब अगर उसी में हम मॉडिफिकेशन कर दें, ये 10 एन्युलिन का मॉडिफिकेशन है. मैंने क्या किया? मैंने ऊपर ब्रिज लगा दिया. ये देखो, मैंने ब्रिज लगा दिया ऊपर, ऐसे करके ऐसे. तो देखो, नीचे जो साइक्लिक, जो कॉन्जुगेटेड वाला पार्ट है, हमें खाली उसको देखना है, ऊपर वाले पार्ट से मतलब नहीं है. तो नीचे वाला सारा का सारा प्लेनर, ऑल sp2, हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हकल्स रूल सेटिस्फाइड. और अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स नहीं है, अब यहाँ पे ना हाइड्रोजन्स नहीं है रिपल्शन के लिए, तो ये कैसा रहेगा? दिस विल बी प्लेनर, और इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक, क्योंकि हमने हाइड्रोजन्स को हटा दिया एंड देयर इज नो रिपल्शन. बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, दैट इज हकल्स रूल पे. तो याद रखना, हकल्स रूल इज ओनली वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑलवेज रिमेंबर. अगर 2 साइकिल आ जाएंगे तो हकल्स रूल वैलिड नहीं होगा. और आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर आप अबव 6 मेंबर्ड जाते हो, अबव 6 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक, तो आप एंटी एरोमेटिक नहीं बोलते हो किसी भी कंडीशन में. या तो आपका सिस्टम एरोमेटिक होता है, या तो आपका सिस्टम नॉन एरोमेटिक होता है. ठीक है, देयर इज नो एंटी एरोमेटिक इन दैट केस. चलो भाई, अगला आता है हमारा क्रेग्स रूल. क्रेग्स रूल किस लिए आता है? हमारे पास बाईसाइक्लिक या फिर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, जो कि नॉन बेंजेनॉइड है. नॉन बेंजेनॉइड मतलब है कि उसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है. तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि हमारे पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, कि आप 180 डिग्री से घुमा दो तो सेम मॉलिक्यूल आना चाहिए. ये जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यू डोंट हैव टू चेक दिस. ठीक है, अब आपको क्या काउंट करना है? आपको काउंट करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स.
अगर वो ऑड आते हैं तो सिस्टम कैसा हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक। और अगर वो इवन आते हैं तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है? ऑड आते हैं तो एरोमेटिक, इवन आता है तो नॉन एरोमेटिक। यहां पे भी एंटी एरोमेटिक का केस नहीं एग्जिस्ट करता। बात समझ में आनी चाहिए। इसी में हम एक केस पढ़ रहे होते हैं एज्यूलिन, जो आप पढ़ोगे, जिसमें एक 7 मेंबर्ड की रिंग होती है और एक 5 मेंबर्ड की रिंग होती है, जो कि एरोमेटिक हो जाती है। ठीक है। अब अगला हमारे कंपाउंड्स आते हैं क्वासी एरोमेटिक। अब मैं क्वासी एरोमेटिक का आपको मतलब समझाता हूँ। क्वासी एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि अगर नॉन पोलर हैं, जिनमें चार्जेस डेवलप नहीं है अगर जिनमें चार्जेस डेवलप नहीं है, नॉन पोलर फॉर्म है या न्यूट्रल फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म है, उसमें वो एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर हम इनको चार्जेस में ब्रेक करें, चार्ज फॉर्म लेके आ जाएं, है ना, तो वो एरोमेटिक बन जाए, उन्हें हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। वो ऐसे डबल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं, ये जो नीचे बना हुआ है। तो ये वाला कैसा पार्ट है, ये हमारा न्यूट्रल है, बट कैसा है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर? अब मैंने क्या किया, मैंने चार्जेस को इस तरीके से ब्रेक किया। आपको चेक करना पड़ेगा, देखो कि आपको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए। बात समझ में आ रही है? देखो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। ठीक है, दोनों के दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं। अगर एक रिंग एरोमेटिक नहीं हो रही होगी तो हम इसको क्वासी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि डबल बॉन्ड अब टूट चुका है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो इसीलिए अब इनका रोटेशन जो है ना, एनर्जी ऑफ रोटेशन या रोटेशन का बैरियर, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इजीली ये रोटेट कर पाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद वो एरोमेटिक हो रहा है, इसीलिए। बात समझ में आई? देखो भाई, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बहुत बार, कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिसिटी बिटवीन दीज कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको हमेशा सीक्वेंस याद रखना है। बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है हमेशा। 6 मेंबर्ड वाले साइक्लिक इस 5 मेंबर्ड वाले साइक्लिक कंपाउंड से ज्यादा एरोमेटिक होंगे। ठीक है, 6 मेंबर्ड वाले साइक्लिक कंपाउंड्स, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स 5 मेंबर्ड से ज्यादा एरोमेटिक होंगे। तो बेंजीन और पेरिडीन बाकियों से ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन एरोमेटिक है? बेंजीन एरोमेटिक है। फिर कौन आएगा आपका? पेरिडीन आएगा। फिर 5 मेंबर्ड में कंपेयर करें अगर, तो थायोफीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर पाइरोल और फिर फ्यूरान। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड में सबसे ज्यादा कौन एरोमेटिक होता है? थायोफीन। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है थायोफीन। अब मैं अगर फ्यूरान की बात करूं तो फ्यूरान इज लीस्ट एरोमेटिक, एंड इसीलिए फ्यूरान को हम यूज करते हैं इन डील्स-ऑल्डर रिएक्शन। एज अ डाइईन हम यूज कर रहे होते हैं, पेरीसाइक्लिक में आप पढ़ोगे, बट मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया कि डाइईन यूज करते हैं हम। डाइईन में हम फ्यूरान को यूज करते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्यूरान, थायोफीन, पाइरोल में से हम किसको यूज करेंगे डाइईन के लिए, तो हम उसे यूज करेंगे जो लीस्ट एरोमेटिक होगा, दैट इज फ्यूरान। ठीक है। अब अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि आपको एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दे देगा। ठीक है, यह है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, दिस इज एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमने डाला है सोडियम। सोडियम क्या काम करता है? एक एल्कली मेटल है। सोडियम क्या है? एक एल्कली मेटल है। तो क्या होगा? Na गिविंग Na++ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो ये कैसा बिहेव करेगा? ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। ठीक है, अब आपको ये इस तरीके से कन्वर्ट करा देगा। मतलब देखो, यहाँ पे क्या था? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स था, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। तो ऐसे रिएक्शंस आपको याद रखनी है कि आपको कहीं पे भी मेटल दिख जाए तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऐसे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, विच इज एनहिलेशन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम आपसे पूछते हैं, ये एरोमेटिसिटी का लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं अगर आपसे पूछूं विच इज मोर एरोमेटिक, ये कंपाउंड या फिर ये कंपाउंड, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाला कंपाउंड होगा दैट इज मोर एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि देखो इस रिंग में, इस कंपाउंड में ये एरोमेटिक हो क्यों रहा है? ये एरोमेटिक हो रहा है क्योंकि बेंजीन
अभी ऐसे है, ठीक है। बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी उसको शेयर कर रही है, ये वाला पाई बॉन्ड बेंजीन उसको शेयर कर रही है। अब अगर अगले ही मोमेंट पे बेंजीन रेजोनेट कर जाए, अगले ही मोमेंट पे बेंजीन रेजोनेट कर जाए, तो ये एरोमेटिक बगल वाला एरोमेटिक नहीं रहा। इसका मतलब ये बेंजीन की एरोमेटिसिटी चुरा के स्टील करके एरोमेटिक बन रहा था, खुद का नहीं था। तो वो कुछ टाइम में एरोमेटिक रहेगा, कुछ टाइम में नहीं रहेगा, इसी को कहते हैं एनिहिलेशन इफेक्ट, एंड देयरफॉर दिस इज लेस एरोमेटिक। फर्स्ट वाले में कोई ऐसा बेंजीन लगा नहीं है, तो वो फुल्ली ऑल टाइम एरोमेटिक रहेगा, कभी भी देखो। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अगला पॉइंट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंटरमीडिएट्स का पार्ट था, बट मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है कि अगर आपको कभी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, कार्बोकेटाइन कैसा होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। आपको कभी भी उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो आपको समझ नहीं आता है कि आप कौन से इफेक्ट लगा रहे होगे सीक्वेंस में। तो पहले आप लगाओगे मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या लगाओगे? मीजोमेरिक इफेक्ट चेक करोगे, ठीक है। फिर आप चेक करते हो एरोमेटिसिटी, फिर आप चेक करोगे रेजोनेंस, फिर आप चेक करोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आप चेक करोगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, मतलब CMe3 पॉजिटिव, ठीक है, CMe3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन होता है, दैट इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये आपको याद रखना है। ये एक्सपेरिमेंटल आया था कि 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है डोमिनेंट, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। बाकी आप डांसिंग रेजोनेंस वगैरह चेक करते हो, डांसिंग रेजोनेंस कैसे चेक करना है वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, हालांकि इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है प्लिनैरिटी। मतलब कार्बोकेटाइन एक sp2 है ना, sp2 वाली स्पीशीज है, तो आपको एक कंपाउंड आता है ब्रिज हेड कंपाउंड, दिस इज नोन एज ब्रिज हेड कंपाउंड, जिसमें एक ऐसे लगे होते हैं, है ना, ब्रिज कंपाउंड जिसे बोलते हैं। ये होते हैं इनके ब्रिज हेड। ये रेड वाले जो मैंने बना रखे हैं, दीज आर नोन एज ब्रिज हेड। तो ब्रेड्स रूल ये कहता है कि ब्रिज हेड कांट बी sp2, ब्रिज हेड कभी भी sp2 नहीं हो सकता। इसीलिए अगर ब्रिज हेड पे अगर आपका कभी कार्बोकेटाइन होगा तो दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। बात समझ में आई? एकदम अच्छे से आनी चाहिए। अब अगर क्यों होता है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। हाँ, कार्बोकेटाइन sp2 है, उसे चाहिए 120 डिग्री का, और ये एज अ ट्राइंगल बन रहा होता है उसमें मिल उसको 60 डिग्री रहा होता है। बात समझ में आई? इसीलिए। लेकिन अगर अब मैं बात करूं, अगर आपका अगला क्वेश्चन आ जाए कि दोनों के दोनों ब्रिज हेड है लेकिन दोनों पे पॉजिटिव है, इनमें कैसे कंपेयर करोगे? तो जितना ज्यादा आपका ये ऊपर साइज बढ़ता चला जाएगा, देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, जितना लंबा ब्रिज होता जाएगा, जितने मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी ब्रिज, आपका एंगल स्ट्रेन उतना कम होता जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे लेस एंगल स्ट्रेन है, तो एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन दी ब्रिज, ये आपका ब्रिज है जो ऊपर से जा रहा है, वो आपका ब्रिज है, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करोगे तो लेस एंगल स्ट्रेन होगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। दिस विल बी मोर स्टेबल एंड दिस विल बी लेस स्टेबल। बात समझ में आई? दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जीओसी का पार्ट 2, जिसमें हमने देखा एरोमेटिसिटी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्री क्रैश कोर्स जीओसी पार्ट 3, लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। लास्ट पार्ट होगा वो हमारा जीओसी, हम क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर चुके हैं। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण।